हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से उपस्थित हुआ आप सभी लोगों के समक्ष एक बेहतरीन हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे वो आप यूपीपी का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर सुपर टेट एग्ज़ाम दे रहे हों, बीपीएससी या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज़ में देख भी चुके हैं कि जो भी हमारे हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, वीडियोज़ हम दे रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न पर विस्तृत व्याख्या हम लोग देख रहे हैं। बेहतरीन स्पष्टीकरण आप लोगों को मिल रहा है। आप प्रश्नों की प्रकृति को भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं पैटर्न के प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगे, आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहेगी। और यकीन मानिए, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये आप लोग प्रश्नों से देख भी रहे होंगे और आगे आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप देखेंगे भी कि वास्तव में आपको क्या चीज़ें मिली हैं, कैसा कंटेंट आपको मिला है। एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन स्पष्टीकरण के साथ, कि जहाँ से आप एक प्रश्न के साथ साथ आप कई प्रश्नों को साथ तैयार करते हैं और जो डाउट है वो भी आपके दूर होते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट बच ही नहीं रहा है। तो आज फिर से हम लोग उसी क्रम में इस सेशन का अभ्यास करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठा कीजिए और जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही हैं आप उन्हें नोट करते रहे, और यकीन मानिए आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ये हमारा शुरुआत है कि भाषा एवं बोली से प्रश्न है कि सबसे पहला ही प्रश्न आ रहा है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। क्या शामी हामी परिवार की भाषा है, क्या भारोपी परिवार की भाषा है, काकेसी की है या फिर पापुआई की है। आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो जो हमारी हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है। विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और हिंदी का जो विकास हुआ है उसको आप लोग कहेंगे कि अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ओके। और कौन सा अपभ्रंश अगर आपसे पूछा जाए तो शौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। हमें बताना है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम, यानी कि जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो कौन सी आएगी? क्या मगही होगी, बघेली होगी, छत्तीसगढ़ी होगी या फिर बुंदेली होगी। तो जब भी हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी एक भाषा है और इसकी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं तो ये आप लोग जानते होंगे शायद, और अगर नहीं जानते तो हम लोग देखेंगे कि पहले अगर बात करें तो हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। किसकी? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्वी हिंदी। क्या कहेंगे? पूर्वी हिंदी। तीसरे की बात करें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अगले की बात करेंगे तो राजस्थानी हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थानी हिंदी। चौथे की बात करें तो बिहारी हिंदी। और पांचवें की बात करेंगे तो पहाड़ी हिंदी। क्या? पहाड़ी हिंदी। तो 5 भाषाएं हैं और कुल बोलियों की बात करें तो 17 बोलियां हैं। क्या? 17 बोलियां हैं। आप ये याद रखेंगे कि हिंदी जो है कितनी उपभाषाओं में विभक्त है, तो 5 भाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं। 17 या फिर आपको 18 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो पश्चिमी हिंदी की 5, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कितनी? तो 3, राजस्थानी में 3, बिहारी हिंदी में 3 और पहाड़ी हिंदी में 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 9 और 5 14 14 और 2 16। अभी सॉरी यहाँ पर जो राजस्थानी हिंदी है इसमें 4 उपभाषाएं हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी की यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि बिहारी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो आप कहेंगे मगही,
क्या है? मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी है। ठीक है, तो तीन जो है बिहारी हिंदी। तो यहां पर कौन सी बोली का नाम है? तो आप कहेंगे मगही हिंदी, विकल्प ए सही हो जाएगा। बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किसकी है? तो ये आपकी पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। और बुंदेली जो है ये आपका पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है, बोली है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? यहां बताना है प्रत्यंग क्या अव्ययी भाव समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या द्विगु समास होगा, या फिर द्वंद्व समास होगा। आप लोग लगातार पिछले वीडियोज में समास का बेहतर तरीके से स्पष्टीकरण देख चुके हैं। तो यहां पर हम सिर्फ बताएंगे प्रत्यंग कि प्रत्यंग का जब हम सामासिक विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? सामासिक विग्रह करेंगे तो दो शब्दों में ये टूटेगा। प्रति क्या होगा? प्रति होगा, और दूसरा क्या होगा? अंग होगा। तो प्रति हमारा क्या है? तो आप कहेंगे ये आपका अव्यय पद है। और जिस समास में पहला अव्यय पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप सभी जानते हैं। तो विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया अश्व का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि शब्द जो अश्व दिया है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। क्या तरंग नहीं होगा, क्या घोटक, घोड़ा, या फिर है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा? तो यहां पर हम देखेंगे कि घोटक, घोड़ा और है ये सभी अश्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा, और घोड़ा का पर्यायवाची घोटक है होता है। इसके अलावा बाज भी होता है। क्या होता है? बाज। तुरंग होगा, तरंग नहीं होता है। क्या होता है? तुरंग होता है। ठीक है, तो इसका जो पर्यायवाची नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका तरंग हो जाएगा। अगर तरंग की बात करें ये किसका पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे ये लहर का पर्यायवाची। क्या है? लहर का पर्यायवाची। लहर को ही हम लोग क्या कहते हैं? उमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उमंग कहते हैं। ठीक है, अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो महत्वपूर्ण पर्यायवाची उर्मी। ठीक है, और महत्वपूर्ण पर्यायवाची में उर्मी हो जाएगा, और इसको हम लोग कहेंगे उल्लोल। ठीक है, क्या कहेंगे? उल्लोल कहेंगे। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, घोटक, घोड़ा, है, बाज, तुरंग। है, बाज, तुरंग वेरी इंपॉर्टेंट है घोड़ा के पर्यायवाची, इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या संधि कहते हैं, क्या समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम समास वो संधि कहते हैं। जबकि समास क्या होता है? तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार से उत्पन्न विकार। ठीक है, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को हम समास कहते हैं। प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले लगने वाले शब्द जो है वो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, और शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है? ये आप लोग नोट करते रहिए, मौखिक स्पष्टीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहां पर हमें शुद्ध वर्तनी बतानी, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो सही लिखा है। क्या वागर्थ सही लिखा है, क्या वागार्थ सही लिखा है, क्या वाकार्थ सही लिखा है, या फिर वार्गथ सही लिखा है? कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी, डी। कौन सा विकल्प सही होगा? जिन भाई बहनों को संधि बेहतर तरीके से आ रही होगी वो लोग इसका वर्तनी सही कर सकते हैं। तो यहां पर क्या सही होगा? अगर हमें संधि आती है तो वागार्थ का, अगर वागर्थ को हम इसका संधि विच्छेद करके देखें तो हम इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, वाक धन अर्थ। ठीक है, वाक धन अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? वागर्थ हो जाएगा। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो ये वाक होगा, धन अर्थ होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पहला विकल्प सही होगा। ओके, प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। क्या 11 होगी, 4 होगी, 7 होगी, या फिर 2 होगी? तो कौन सी हो जाएगी? क्या ह्रस्व स्वरों की संख्या 11 होगी, 4 होगी, 7 होगी, या फिर 2 होगी? अगर हम बात करें स्वरों की बात करें तो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। जब हम इनको रचना के आधार पर विभाजित करते हैं तो ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, एक को कहेंगे दीर्घ कहेंगे, और एक को हम कहेंगे संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। अगर हम ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व का मतलब छोटे अ, इ,
उ और री हो जाएंगे। दीर्घ की बात करें तो आ, ई, उ हो जाएंगे। संयुक्त स्वरों की बात करें तो ए, आई, ओ और औ हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 11 स्वर हो गए। तो अब बात करेंगे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 4। विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमें बताना है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या बै प्रत्यय है, बैठ प्रत्यय है, अक प्रत्यय है या फिर का प्रत्यय है? कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा? तो अगर हम बात करें बैठक, तो बैठक का जब विच्छेद करेंगे तो बैठ धन का हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो बाद में क्या लगा है, तो आप कहेंगे क लगा है, यानी कि विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से विशेषण शब्द है। हमें कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, जो 4 शब्द दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण होगा। क्या जाना शब्द विशेषण है, क्या देवता विशेषण होगा, क्या सुंदर विशेषण होगा या फिर कौन विशेषण होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, किस विकल्प में विशेषण दिया हुआ है? अगर हम बात करें विकल्पों की, तो जाना जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है। देवता क्या है, तो देवता आप कहेंगे ये संज्ञा शब्द है। सुंदर क्या है, विशेषण क्या होते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो सुंदर क्या है, तो सुंदर ही यहां पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सर्वनाम है। कौन क्या है, ये सर्वनाम है। और जो कौन है वो कैसा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपसे सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो आप बताएंगे 6 है। तो टोटल स्पष्टीकरण आपको मिलता जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा और आप लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। इसीलिए आप लोग तो बस अगर आप लोग बेहतर सीख रहे हैं तो आपसे सिर्फ क्या चाहिए, एक लाइक और शेयर आप लोग करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें और जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। कि जो शब्द दिया है अंक, हमें बताना है इस शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है। क्या गोद नहीं होता है, क्या चिन्ह नहीं होता है, क्या संख्या या फिर अंग? कौन सा ऐसा शब्द है जो अंक का अर्थ नहीं होता है? तो यहां अगर हम बात करें गोद होता है, चिन्ह होता है और संख्या। जो अंग है ये हमारा जो है अंक का अर्थ नहीं होता। अंग का मतलब होता है क्या, तो आप कहेंगे अंग को हम कहेंगे शरीर। क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे, भाग कहेंगे, अवयव कहेंगे, अवयव कहेंगे। ठीक है, तो ये अन्य अर्थ हो जाएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोग इसे बेहतर समझ पा रहे होंगे। आप इन्हें नोट भी करते रहें जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं या जो चीजें आप लोगों को नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11, वाच्य किसके अनुसार बनता है? कि जो वाच्य होता है वो किसके अनुसार बनता है? क्या कर्ता के अनुसार बनता है, क्या कर्म के अनुसार बनता है, क्या भाव के अनुसार बनता है या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? तो अगर हम बात करें वाच्य की, तो वाच्य की अगर बात करें तो वाच्य आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के वाच्य? तो हम कहेंगे 3 प्रकार के। तो एक को कहेंगे कृतवाच्य, क्या कहते हैं? कृतवाच्य। दूसरे को कहते हैं कर्मवाच्य और एक को कहते हैं भाववाच्य। क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी कि भाववाच्य में कर्ता और कर्म जो है प्रधान नहीं होते, ये गौड़ होते हैं। ना तो कर्म प्रधान ना तो कर्ता प्रधान, किसमें? भाववाच्य में। तो यहां विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। वाच्य जो है कर्ता कर्म और भाव के अनुसार बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हमें बताना है कारकों की संख्या क्या 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है या फिर 5 होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अगर हम जो विकल्प हमारा 6 दिया है तो कारकों की संख्या 6 किसने मानी है? तो आप बताएंगे किसने मानी है? किशोरीदास वाजपेयी ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है,
किशोरीदास वाजपेयी जी ने कारकों की संख्या 6 मानी है, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। आप सभी कारकों को आप लोग देख लेंगे और उनकी विभक्ति भी देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्न शब्दों में अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो यहां बताना है कि जो शब्द अब्ज दिया है इसका कौन सा अर्थ नहीं होगा। क्या शंख, चंद्रमा, मेघ या फिर कपूर? कौन सा विकल्प सही होगा जो अब्ज का अर्थ नहीं देगा? तो यहां अगर हम बात करें विकल्प की तो विकल्प सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघ जो है ये अब्ज का अर्थ नहीं होता है। मेघ को हम लोग क्या कहते हैं? अब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम अब्द कहते हैं। अब्द और अब्ज दोनों एक साथ भी पूछे जाते हैं। मेघ को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। वारिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वारिद कहते हैं। पयोद कहते हैं। क्या कहते हैं? पयोद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन्हें बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा है वीरांगना में कौन सी संधि है? तो वीरांगना जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? क्या दीर्घ संधि होगी, क्या गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या फिर यण संधि होगी? तो कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम बात करें इसके उत्तर की तो यहां विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरांगना में दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि जो है ये स्वर संधि का ही भेद है। अगर हम वीरांगना का संधि विच्छेद करें तो इसको हम लोग वीर धन अंगना लिखेंगे। वीर धन अंगना हो जाएगा इसका संधि विच्छेद और संधि होगी दीर्घ। क्लियर है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं या फिर 4 प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं तो ये आप बताएंगे। विकल्प ए, बी, सी, डी में कौन सा होगा? अगर हम बात करें रचना के आधार पर शब्द के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। विकल्प बी सही होगा। और कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो हम लोग कहेंगे, एक को कहेंगे रूढ़ शब्द, एक को कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक। और अन्य को कहेंगे, तीसरा जो होगा वो योग रूढ़ होगा। क्या होगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 4 जो विकल्प दिया ये किसके आधार पर होता है? ये होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, आप लोग इन्हें नोट करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। यहां जो मुहावरा दिया है नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होगा? क्या नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना? विकल्प बी में दिया है नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना। विकल्प सी, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है या फिर विकल्प डी, हकीम को नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा? तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, अल्प ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, निम्न में कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? हम बात कर रहे हैं ध्वनियों की यानी कि वर्णमाला की, और वर्णमाला में ये उच्चारण स्थान के आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण स्थान कंठ से कौन सी ध्वनियों का उच्चारण होता है? क्या या व रा होंगी, गा या घा होंगी, जा या झा होंगी, टा या ठा होंगी? तो यहां पर जो विकल्प सही होगा विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, जा और झा ये है ये ताल ध्वनियां है। क्या है? टा और ठा ये क्या है? ये मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। और या की बात करें तो ये तालव्य है, ये तालव्य होगा। और रा जो है ये प्रकंपित होगा। क्या होगा? प्रकंपित हो जाएगा। ठीक है, प्रकंपित वर्ण कहेंगे इसको, लुंठित भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, उन्मत्त में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहां बताना है आपको उन्मत्त में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या आन उपसर्ग होगा, क्या अनु उपसर्ग होगा, क्या उत उपसर्ग होगा या फिर उन उपसर्ग होगा? तो कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो अगर हम बात करें इसके विकल्प की तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मत्त में उत उपसर्ग होगा। जब हम उन्मत्त का विच्छेद करेंगे तो ये किस प्रकार से टूटेगा? उत धन मत। क्या हो जाएगा? उत धन मत हो जाएगा। और जब इसका संधि होगी तब ये उन्मत्त हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19।
प्रश्न नंबर 19 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये अलंकार से है। क्या है? पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी ऐड़ी मीड़त जाए। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। क्या अनुप्रास अलंकार होगा, क्या भ्रांतिमान अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा या फिर असंगति अलंकार होगा। कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा, ए बी या सी या फिर डी। तो आप लोग बताइए यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो यहां पर जो विकल्प होगा विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। क्यों भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा? यहां पर करें पाए महावर देन को नाइन बैठी है, यानी कि जो नाइन है वो महावरी लगाने के लिए बैठती है। और फिर क्या करें, फिर जान महावरी ऐड़ी मीड़त जाए, अर्थात ये कह रही कि ऐड़ी जो है, जो उसके पैर के जो लालिमा है वो इस प्रकार से चमक रही है, यानी कि जो एड़ी है, एड़ी की लालिमा को ही उसने क्या समझ लिया है, महावर समझ लिया है। महावर मतलब होता है रंग, जो एड़ी में लगाया, तो महावर समझ लिया है और महावर समझकर ही वो उसे बार बार क्या कर रही है, निचोड़ती है। तो जहां पर किसी भूलवश किसी वस्तु को समझ लेना ही क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो विकल्प बी यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हिंदी साहित्य से है। किससे है? ये साहित्य से प्रश्न है और साहित्य के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। परमाल रासों के रचनाकार हैं। यहां पर बताया गया परमाल रासों के रचनाकार क्या नल्ल सिंह हैं, क्या नरपतिनाल हैं, चंद्र बरदाई हैं या फिर जगनिक हैं। तो कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? परमाल रासों के रचनाकार जो होंगे वो हो जाएंगे आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाल रासों के रचनाकार जो हैं वो जगनिक हैं। हम बात करेंगे नल सिंह की, तो नल सिंह की रचना कौन सी होगी? तो आप बताएंगे नल सिंह की रचना विजयपाल रासो होगी। क्या होगी? विजयपाल रासो। आप लोग याद रखेंगे, ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। नरपति नाल की रचना जो है वो बीसल देव रासो है। कौन सी है? बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो है। ये सभी आदिकालीन रचनाएं हैं। चंद्र बरदाई की महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है और उनको समझने का प्रयास किया है। पूरी का पूरे तरीके से हम लोगों ने इसका स्पष्टीकरण देखा, व्याख्यात्मक रूप से हमने प्रश्नों को समझा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से हिंदी को समझा होगा और कंठस्थ किया होगा। आप लोग जो भी नई चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और ऐसा जो स्पष्टीकरण है, ऐसा जो कंटेंट है, शायद ही आपको कहीं से मिल रहा हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक कर दिया करिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए भाई लोग। और जो भी भाई बंधु हमारे साथी लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। और एक बात और बताना चाह रहा हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ, बेसिक मैथ की क्लासेस, जो भी हमारे साथी भाई बहन जो भी हैं मैथ बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, अपने आप को मैथ में इंप्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, मैथ में बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मैथ की वीडियोस को देखें और समझें उनको और बेहतर तरीके से सीखें। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। घर पर बेहतर अभ्यास करते रहें, बेहतर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।